अगली अब हमारी जो अभिक्रिया है वह है धातु और अधातुओं की जल से अभिक्रिया। धातु और अधातु जल से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं धातुओं के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि धातुएं जो होती हैं उनको हमने 3 श्रेणियों में रखा है। उच्च क्रियाशील धातु, फिर होता है निम्न क्रियाशील धातु और एक होता है मध्यम क्रियाशील धातु। तो जल के साथ जो अभिक्रिया होती है उच्च क्रियाशील धातु, उच्च क्रियाशील धातुओं में हमारे कौन सी धातुएं आ जाती हैं। अभी हमने पीछे भी किया है, सोडियम है, पोटासियम है और लिथियम है। ये उच्च क्रियाशील धातुएं हैं। ये बिल्कुल ठंडे पानी से भी ये क्या करेंगी, ठंडे जल से भी अभिक्रिया कर लेंगी और अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, धातु हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारी पहली अभिक्रिया है। जब अत्यधिक क्रियाशील धातुएं, अधिक क्रियाशील धातुएं जल के साथ रिएक्शन करेंगी, ठीक है, वो भी कैसा जल, ठंडा जल, तो क्या बना देंगे वो धातु हाइड्रोक्साइड। जैसे हमने पीछे भी किया था, पीछे वाली रिएक्शन में ये देखिए, जैसे ये है सोडियम, जैसे ही सोडियम को जल मिलता है, ये जल कितना भी शीतल क्यों ना हो, वायु में उपस्थित जो जल वाष्प होती है उनसे भी ये क्रिया करता है और क्रिया करने के बाद ये क्या बनाता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता कैसे है, ये जो अभिक्रिया होती है इसके अंदर साथ के साथ क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस। बहुत अधिक उष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण से, यानी इस अभिक्रिया में अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है और ये उत्पन्न होने वाली ऊष्मा इतनी पर्याप्त है कि जो हाइड्रोजन गैस यहाँ बनी है ये हाइड्रोजन गैस आंच पकड़ लेती है। इसीलिए जल में डालने पर जो सोडियम धातु है वो धमाके के साथ जलती है। एक छोटा सा क्रियाकलाप आप कर सकते हैं, बड़ी सावधानी से अपने अध्यापक के मार्गदर्शन में। एक छोटा सा बीकर लीजिए, उसमें लगभग पानी डालिए, आधा बीकर पानी से भर लीजिए और एक बहुत ही छोटा, चने के दाने से भी छोटा, यानी एक गेहूं के दाने के समान आकार का सोडियम का एक टुकड़ा ले लीजिए और इसको फिल्टर पेपर की सहायता से इसके ऊपर से जो वैक्स है, क्योंकि इसको हम किस में रखते हैं, तेल में, वो जो तेल है उस तेल को अब शोषित कर लेगा फिल्टर पेपर। अब जब हम इसको जैसे ही हम पानी के अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी से विक्रिया हो रही है और आग लग रही है, धमाके की जैसे आवाज आ रही है, पट पट की आवाज आती है। तो ये सारा किसके कारण से है, अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण। सोडियम के साथ भी ऐसा होता है। यही कारण है कि अधिक क्रियाशील होने के कारण सोडियम को उसमें रखा जाता है, क्या बोलते हैं, तेल में। और पोटाशियम भी इसी प्रकार से आंच पकड़ता है। पोटाशियम भी जब जल के साथ रिएक्शन करता है, बिल्कुल ठंडा जल, ये कैसा है, ठंडा जल या जल वाष्प या फिर जल वाष्प। तो ये क्या बनाएगा, ये भी क्या बनाएगा, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सॉरी NaOH, इसको सीधा लिख देते हैं, सॉरी NaOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। और साथ में क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस। और ये जो हाइड्रोजन गैस है, ये हाइड्रोजन गैस फिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होने के कारण से आंच पकड़ती है। क्योंकि पोटाशियम ये हल्का है, इतना हल्का कि ये तेल में डूबा नहीं रह सकता, तेल की सतह के ऊपर आ जाएगा। इसीलिए इसको हम क्या है, वैक्स के एक लेयर बना के रखते हैं, वैक्स लेयर में इसको सेव करते हैं। अब हम बात करते हैं जो अधिक क्रियाशील कम क्रियाशील धातु है, यानी मध्यम क्रियाशील। कम क्रियाशील धातु यानी अत्यधिक क्रियाशील से थोड़ी सी कम, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम जब ये जल के साथ क्रिया करते हैं तो जल के साथ क्रिया करने के बाद ये क्या करेंगे, सामान्य ठंडे जल से क्रिया नहीं करते, सॉरी ये सामान्य ठंडे जल से क्रिया कर लेते हैं और क्रिया करने के बाद ये बनाते हैं ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और साथ में निकलती है हाइड्रोजन गैस। और इसी तरह से कैल्शियम, ये भी क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में निकलेगी हाइड्रोजन गैस। ये क्रिया भी ऊष्माक्षेपी है, लेकिन यहाँ पर उत्पन्न होने वाली ऊष्मा इतनी ज्यादा नहीं है कि ये हाइड्रोजन जो उत्पन्न होती है वो गैस आंच पकड़ दे। इस प्रकार हमने देखा कि जब भी धातुओं का क्रिया जल से करवाई जाती है तो अत्यधिक क्रियाशील धातु जैसे सोडियम और पोटाशियम ये ठंडे जल और जल वाष्प के साथ क्रिया कर करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं। सोडियम धातु सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है NaOH, और पोटाशियम धातु पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बनाती है KOH। और जो ऊष्माक्षेपी होने के कारण से उत्पन्न ऊष्मा है उसके कारण से हाइड्रोजन गैस आंच पकड़ लेती है, जलने लगती है ये। तो इसी कारण से इस अभिक्रिया को रोकने के लिए हम सोडियम को तेल में और पोटाशियम को वैक्स में रखते हैं। अगली जो हमने बताया
जो सोडियम और पोटासियम से कम क्रियाशील धातु हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम, वो ठंडे पानी से क्रिया तो कर लेती हैं, लेकिन यहाँ उत्पाद क्या बनता है, ऑक्साइड। क्योंकि Mg किसका संकेत है, मैग्नीशियम का, और O को जब भी O लगता है तो हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइड। अभी बताया ना, OH लगता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, और O लगा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्साइड। तो ये क्या हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये Ca किसका संकेत है, कैल्शियम का। कैल्शियम भी एक धातु है, और कैल्शियम के साथ है ऑक्सीजन आया तो क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अब हम बात करते हैं और कम क्रियाशील धातुओं के बारे में, जो मध्यम क्रियाशील धातु है, जिस प्रकार से लोहा है, एल्यूमिनियम है। ये जो लोहा होता है, ये लोहा, ये अगर इसकी क्रिया करते हैं जल से, तो ये ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करता, ठंडे जल से ये अभिक्रिया नहीं करता। इसीलिए इसको क्या करना पड़ता है, गर्म जल या फिर जल वाष्प, जल वाष्प के साथ ये तेजी से क्रिया करता है, और ये क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड बनाएगा, Fe2O3। यहाँ पे क्या है, आयरन की वैलेंसी यहाँ पे 3 पॉजिटिव है, और ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, 2 नेगेटिव, और यहाँ पे निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो लोहा जो है वो कम क्रियाशील होने के कारण जल से क्रिया तो कर लेता है, लेकिन शीतल जल से या ठंडे जल से क्रिया नहीं करता। ये बहुत तप्त गर्म जल से क्रिया करता है, या फिर जल वाष्प, यानी जो जल वाष्प बनते हैं जब पानी को 100 डिग्री तक गर्म किया जाता है, वाष्पशील, ठीक है, तेज गर्म जल वाष्प के साथ ये क्रिया करता है। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है। ये तो जल के गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करता, ये करता है जल वाष्प से, अत्यधिक वेरी हॉट वेपर्स, हॉट वेपर से करके ये क्या बनेगा, Al2O3, Al2O3 प्लस ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस रिएक्शन की एक विशेष बात है, ये Al किसका सूत्र है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन लग गया तो इसका मतलब क्या आएगा, ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का सूत्र हो गया। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड की खास बात, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की खास बात क्या है, जो भी बर्तन है इसमें जब पानी डाल के इसको उबालेंगे पानी को, और इसकी पानी की भाप बनेंगे, तो एल्यूमिनियम के बर्तन की दीवारों से ये रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, Al2O3। ये जो जैसे मान लीजिए हमारा कुकर है, यूजुअली किसका बना होता है, यूजुअली हमारा बना होता है किसका, एल्यूमिनियम का। ये Al2O3 है ना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है भाई, ये क्या है, प्रोटेक्टिव लेयर। ये एक बार केवल वो एल्यूमिनियम के परमाणु जो बर्तन की सतह पर हैं, वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना लेते हैं, और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है ये बर्तन की सतह पर चिपक जाएगा। तो इसकी सतह के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है। ये प्रोटेक्टिव लेयर किसकी है, Al2O3 की, Al2O3 की। और ये Al2O3 और दूसरे एल्यूमिनियम के परमाणुओं को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं कर देता, यानी ये तो अपनी सुरक्षा खुद कर लेता है। इसका मतलब एल्यूमिनियम, तो जिन बर्तनों में पानी को उबाला जाता है, जैसे हमारे यूजुअली बर्तनों में जो खाना पकाया जाता है, सब्जियां बनाई जाती है, कुकर में बनाई जाती हैं, और मोस्ट ऑफ देम जो कुकर बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, एल्यूमिनियम के। क्योंकि एल्यूमिनियम क्या बनाता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है अपने ऊपर, अपने भीतरी, अपने बाहरी सतह के ऊपर, जिधर से वो जलवाष्प के संपर्क में आता है, Al2O3, और फिर उसके बाद में कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। और तांबे की बात करते हैं अपन, अब आगे बात करते हैं तांबा। तांबा जल के साथ क्रिया करता है या नहीं करता, तांबा जल के साथ क्रिया नहीं करता, ना तो ये ठंडे जल से क्रिया करता है, ना ये गर्म जल से क्रिया करता है, ना ही ये जल वाष्प से क्रिया करता है, ठीक है। आपने देखा है जो घरों के अंदर हीटर बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल हीटर, या फिर अगर हम बात करते हैं जो गैस गीजर होते हैं, उनके अंदर जो कॉइल बनी होती है वो तांबे की कॉइल होती है, वो तांबे की कॉइल होती है। पानी बहुत ज्यादा गर्म भी हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि वाष्प भी बनने लगती हैं। अगर तांबा इस प्रकार से क्रिया करता तो फिर वो तो कॉइल तो क्या है, स्पॉइल हो जाती, लेकिन ये नहीं होता। क्यों, क्योंकि कॉपर जो है बहुत कम क्रियाशील है, ये जल से अभिक्रिया नहीं करता। और अत्यधिक कम धातुएं, जो अत्यधिक कम क्रियाशील धातुएं हैं, एल्यूमिनियम, सिल्वर और गोल्ड, यानी चांदी और सोना, ये तो जल के साथ अभिक्रिया करते ही नहीं। तो ये था हमारा धातुओं की क्रिया। अब हम बात करते हैं अधातुओं के बारे में। अधातु, जितनी भी अधातु हैं, वो उनमें से कोई भी अधातु जल के साथ क्रिया नहीं करती, जल के साथ क्रिया नहीं करती। तो ये हमारा
एक रिएक्शन कंप्लीट हुई अभी जल के साथ अभिक्रिया धातुओं की और अधातुओं की। अभी हम करेंगे दूसरी अभिक्रिया धातुओं की और अधातुओं की अम्ल के साथ अभिक्रिया। वेट ए मिनट प्लीज। अभी हमारी जो अगली क्रिया है वह है धातुओं और अधातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो मैं पहले बता देता हूं, जो अम्ल होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं होती, यानी हम ये कह सकते हैं अधातु जो है वो अम्लों के साथ अभिक्रिया नहीं करती। अधातु कोई क्रिया नहीं करती, सिर्फ क्रिया कौन करता है? धातुएं जो होती है ना, धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, अम्लों के साथ क्रिया करती हैं, क्रिया करके साल्ट बनाती हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। H2 ये संकेत किसका है? हाइड्रोजन का। गैस को हम यूं भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन गैस। याद रखिएगा आगे जैसे जैसे बड़ी क्लासें होंगी तो भी और आगे भी बहुत बार ये समीकरण आएंगे। हाइड्रोजन का संकेत कहता है H2, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये हमारा सामान्य है, जब भी धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया करेंगी तो लवण बनाएंगी और साथ में निकालेंगे हाइड्रोजन गैस। हम बात करते हैं कि लेबोरेटरी में मुख्य 3 प्रकार के मिनरल अम्ल होते हैं। एक होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या होता है? हाइड्रो, याद रखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HCl। इसको क्या होता है? HCl, H कैपिटल, C कैपिटल और जो L है वो स्मॉल रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। दूसरा जो होता है वो अम्ल होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। इस सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र है वह है H2SO4। वो सूत्र क्या है? H2SO4। इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। और जो तीसरा अम्ल है वो है नाइट्रिक अम्ल, लेबोरेटरी में इस्तेमाल होने वाले नाइट्रिक अम्ल। इस नाइट्रिक अम्ल का जो सूत्र है वो होता है H कैपिटल, N कैपिटल, O कैपिटल और 3 स्मॉल, HNO3। यहाँ पे H कैपिटल है, H2 स्मॉल है, S कैपिटल, O कैपिटल और 4 स्मॉल है, H2SO4। ये मुख्य 3 अम्ल हैं जिनके उदाहरण से जिनके साथ हम इनकी धातुओं की क्रिया करके देखेंगे। तो जब भी धातुएं इन अम्लों के साथ क्रिया करती हैं तो लवण बनाती हैं, यानी ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्या बनाएंगी? क्लोराइड। क्या बनाएंगे? धातु क्लोराइड। क्या बनाएंगे? धातु क्लोराइड। और अगर ये धातुएं सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करेंगे क्रिया तो क्या बनाएंगे? धातु सल्फेट। धातु को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो हम इसको यूं लिखते हैं MCl। M यानी मेटल और Cl यानी क्लोराइड, यानी ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये हाइड्रोजन क्या है? निकल जाएगी। और अगर हम बात करते हैं धातु सल्फेट की तो धातु के लिए मैं लिख देता हूं MM फॉर मेटल, ये SO4 क्या है? सल्फेट। Cl से क्या होता है? क्लोराइड। जैसे मैंने बताया था, धीरे धीरे सीख जाइए। OH क्या आता है? हाइड्रोक्साइड। और O क्या आता है? ऑक्साइड। ऐसे ही मैंने बताया जहां Cl है तो Cl के लिए क्या लिखा जाएगा? क्लोराइड। जिसके भी लवण में आगे लास्ट में Cl आए तो वो हो गया क्लोराइड। और SO4 हो गया तो क्या है? सल्फेट। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या है? MSO4, यानी M से क्या बन गया? मेटल, यानी धातु, SO4 यानी सल्फेट, धातु सल्फेट बनेगा। और ये हाइड्रोजन गैस ये है बाहर निकल जाएगी। और HNO3, ये NO3 क्या है? ये क्या बन गया? नाइट्रेट। क्या बन गया? नाइट्रेट। तो ये क्या बनाएंगे? धातु नाइट्रेट। धातु नाइट्रेट को हम फिर उसी तरह से लिख सकते हैं जैसे धातु को लिखा हमने इंग्लिश में M फॉर मेटल, MnO3, मेटल नाइट्रेट। ये हाइड्रोजन निकलेगी या नहीं निकलेगी? या ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगी? ये पॉइंट करने की बात है, नोट करने की बात। मैं थोड़ा विस्तार से बताता हूं। देखिए, एक बार मैं इसको मिटा लेता हूं। देखिए, हम एक क्रियाकलाप भी है, उस क्रियाकलाप को भी पूरा कर लेंगे और साथ के साथ हम इस समीकरण भी समझ लेंगे। हम एक प्रश्न लेंगे ए, और ये ले लिया हमने मैग्नीशियम। 2 मैग्नीशियम लेंगे
और मैग्नीशियम की जो समीकरण है, मैग्नीशियम की रिएक्शन कराएंगे, एक जगह कराएंगे HCl से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तनु यानी वो लेस कंसेंट्रेटेड है, थोड़ा कमजोर है, ठीक है, कंसेंट्रेशन इसकी कम है, सांद्रता कम है, तनु डाइल्यूट H2SO हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और दूसरी तरफ इसकी रिएक्शन कराते हैं तनु H2SO4 से, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। एक तो ये हमारा क्रियाकलाप। दूसरी तरफ से हम क्या ले लेंगे, इसके अंदर एल्यूमिनियम लेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल यानी जो खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के बाद जो रैप करते हैं ना भोजन को, उसकी जो पन्नी होती है वो बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। एक प्रखनली में वो लेंगे, सॉरी 2 प्रखनलियों में, और एक प्रखनली में हम डाल लेंगे डाइल्यूट HCl ये सी है, और एक में हम डालेंगे डाइल्यूट H2SO4। तीसरी प्रखनली लेंगे, तीसरी प्रखनली में लेंगे हम आयरन टर्निंग क्या तरह समझा देता हूँ। देखिए आप पेंसिल लेते हैं, पेंसिल को जब सर्कुलर में छीलते हैं तो उसके छिलके निकलते हैं ना, यही मान लीजिए कि लकड़ी की पेंसिल नहीं है, ये मान लीजिए किसकी है, लोहे की है, और इसको आप छील रहे हैं, कुछ ऐसी चीज है जो उसको छील सकती है, तो वो जो लकड़ी के जिस तरह से छिलके निकले थे, इसी तरह से लोहे के छिलके बनेंगे, उसको बोलते हैं आयरन टर्निंग। अगर इसी तरह से कॉपर का करेंगे तो उसके जो छिलके बनते हैं इस तरह से, वो क्या है, कॉपर टर्निंग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रखनली में आयरन टर्निंग ले लेंगे और हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे, किसकी, फिर वही सॉरी दो टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में इसकी रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, और दूसरे में क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4 DIL डाइल्यूट H2 डाइल्यूट तनु, और एक में ले लेते हैं अपन, सॉरी अगली में ले लेते हैं अपन कॉपर। क्या लेंगे, कॉपर का संकेत क्या है, कॉपर, इसकी भी क्या लेंगे, कॉपर टर्निंग यानी इसकी छीलन। दोनों प्रखनलियों में लेंगे, एक प्रखनली में हम क्या लेंगे, डाइल्यूट HCl, और दूसरे में क्या लिखेंगे, डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। और एक जगह हम ले लेते हैं E, उसमें लेते हैं कोल यानी कोयला, कार्बन, ठीक है, और फिर ये रिएक्शन करते हैं ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ देखिए, जब मैग्नीशियम को एक प्रखनली में डालकर हम तनु हाइड्रोक्लोरिक रिएक्शन कराते हैं तो क्या रिएक्शन होती है, MgCl2 बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। कैसे समझा देता हूँ, ये क्या है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, और ये आ गया है कि HCl को मैं थोड़ा उल्टा करके लिखता हूँ HCl, और ये HCl है तो वही ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव, तो 2 पॉजिटिव को 2 नेगेटिव बैलेंस करेगा। ये कैसे होता है, ये एक दूसरा चैप्टर उसमें विस्तार से समझेंगे, एक बार यहाँ देख लीजिए रिएक्शन कैसे होती है। तो इसको बैलेंस करने के लिए MgCl2, ये क्या हो गया, MgCl2 और H मिलकर के क्या गया, H2 हाइड्रोजन गैस। तो ये हमारी पहली समीकरण है कि जब मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है। दूसरी बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो वही यहाँ पे है, ये मैग्नीशियम है और ये हो गया H2 और ये गया SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसकी वैलेंसी क्या है, 2 पॉजिटिव, और SO4 क्या है, 2 नेगेटिव, सल्फेट के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये एनायन है 2, इसकी जो -2, ये इसकी पर वैलेंसी रहती है इसलिए। अब ये क्या करेगा, एक Mg 2 पॉजिटिव, ये 2 नेगेटिव है, तो इसके साथ मिलेगा, क्या बना देगा, MgSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो हमने देखा जब मैग्नीशियम की उस रिएक्शन प्रखनली में जिसमें हमने डाइल्यूट H2SO4 डाला था, मैग्नीशियम का टुकड़ा डाला था, उसमें क्या बन गया, मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तीसरी प्रखनली में हमने क्या लिया था, सिल्वर फॉइल का मतलब जो हम खाना लपेटते हैं ना उसके अंदर पन्नी, उसके एक जिस प्रखनली में डाला था उसमें एक प्रखनली में सिल्वर फॉइल लेकर के हमने HCl डाला तो क्या बन गया, AlCl3, और क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। और H2SO4 डाला तो उसमें क्या बन गया, Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। मैं इसको समझाता हूँ कैसे। ये क्या है, एल्यूमिनियम पे 3 पॉजिटिव चार्ज है, और ये HCl और ये HCl, -1 -1 और -1, 3 पॉजिटिव है, इसको बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, 3 नेगेटिव। तो ये क्या करेगा, ये तीनों को लेगा और क्या बनाएगा, AlCl3 बन गया, और ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, 2 हाइड्रोजन मिलके क्या आ गया, H2। अगर इस पूरे इसको समीकरण को 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ गया, 3 यानी 6 हाइड्रोजन होगी, तो 6 हाइड्रोजन 3H2 निकल गया,
और 2Al2 यानी तो 2 से गुना कर दो तो 2AlCl3 और 3 हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे इसको गुना कर देते हैं कितने से 6 से, ठीक है, और ये आ गया आपका 2 से, ठीक है। इसी तरह से आगे अब हम बात करते हैं इसके कि किस प्रकार से ये Al2SO3 बना। देखिए मैं बताता हूँ, ये क्या है एल्यूमिनियम, इसके ऊपर क्या है 3 पॉजिटिव चार्ज, तो ये जब क्या करेगा H2SO4 SO4 के ऊपर क्या है 2 नेगेटिव, इसके ऊपर क्या है 2 नेगेटिव। इसका सिद्धांत होता है कि जब ये बाइंड करते हैं एनायन और कैटायन, ठीक है, कि तो इनके जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे के क्रॉस करेंगे, इसका चार्ज यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और इसका चार्ज यहाँ चला जाएगा। तो Al सल्फेट के ऊपर क्या 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या Al2 और SO4 जब एक से अधिक आयन साथ साथ होते हैं इस तरह से, तो हम ब्रैकेट लगाते हैं उसकी संख्या लिखने के पहले, यानी कैटायन का जो चार्ज है उसको यहाँ शो करने से पहले अगर ये अनेक एक से अधिक आयन एटम है उस आयन में, तो मल्टी एटॉमिक आयन है SO4 यानी 5 आयन हो गए, 5 एटम हो गए, 4 सल्फर के ऑक्सीजन, तो इस तरह से इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे 3, तो क्या होंगे Al2SO3 और क्या निकलेगा आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अभी हमने देखा कि जब हम मैग्नीशियम की रिएक्शन कराते हैं HCl और H2SO4 के साथ, तो HCl के साथ मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और H2SO4 के साथ बनेगा मैग्नीशियम सल्फेट। मैंने बताया था ना क्लोरिक एसिड के साथ क्या बनेगा क्लोराइड लवण, धातु क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पे धातु क्या मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया, और यहाँ पे क्या है सल्फेट है, तो मैग्नीशियम धातु है तो मैग्नीशियम सल्फेट बन गया। ठीक इसी तरह से एल्यूमिनियम के साथ एल्यूमिनियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट। और अगर हम बात करेंगे आयरन के साथ, तो ये क्या बनेगा आयरन क्लोराइड, आयरन AlCl3। ठीक वैसे रिएक्शन है जैसे मैंने उसको समझाया, और हाइड्रोजन गैस निकल गई, और यहाँ क्या बनेगा FeSO4, ठीक है, प्लस में H2। एक बात समझा देता हूँ, यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। एक तो ये कम क्रियाशील है, कम क्रियाशील होने के कारण से इसको गर्म करना पड़ता है। किसका निशान होता है त्रिभुज का निशान का मतलब होता है गर्म करना। ये तो क्रिया बिना गर्म की होगी, ये क्रिया भी बिना गर्म की होगी, लेकिन यहाँ आयरन के साथ हमने क्या देखा, जब लोहे की टर्निंग के अंदर हमने ये एसिड डाले तो रिएक्शन बहुत मंदी थी, हो तो रही थी रिएक्शन लेकिन बहुत स्लो थी, बहुत ही स्लो। इसलिए रिएक्शन को जल्दी कराने के लिए हमने इसको गर्म किया, और जैसे ही गर्म किया तो रिएक्शन होगी, और क्या हो गया एल्यूमिनियम क्लोराइड और आयरन क्लोराइड और आयरन सल्फेट। देखिए मैं बताता हूँ, आयरन के दो अवस्थाएं होते हैं, Fe3 पॉजिटिव और Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, ये बड़ी कक्षाओं का विषय है, विस्तार से समझने का है, आप इतना समझ लीजिए। HCl के साथ 3 पॉजिटिव हो गया, तो यानी 3 HCl और HCl, -1 -1 -1, तो 3 पॉजिटिव है तो 3 क्लोरीन लेंगे तो क्या बन गया FeCl3। FeCl3 निकल गया जैसे एल्यूमिनियम की केस में था, और हाइड्रोजन गैस, यानी इसको 2 बार गुना करोगे तो बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने की बात है, तो एल्यूमिनियम आयरन सल्फेट आयरन क्लोराइड बनाता है। लोहा गर्म करने पर किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा आयरन क्लोराइड, क्योंकि Fe का मतलब क्या था, Fe का मतलब क्या था आयरन, और Cl मैंने बताया था जब भी Cl हो तो उसको लिखिए क्या लिखेंगे क्लोराइड, क्लोराइड, तो इसका नाम क्या है आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, FeSO4 मैंने बताया कि FeSO4 यहाँ पे जो लोहा है ना, यहाँ 2 पॉजिटिव वैलेंसी को प्रीफर करता है। इसके पास दोनों ऑप्शन है, 2 पॉजिटिव भी और 3 पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को प्रीफर करेगा, क्यों, बड़ी सहजता है। ये क्या H2SO4 2 नेगेटिव, ये भी 2 नेगेटिव है, तो ये 3 पॉजिटिव होकर के कॉम्प्लिकेट करने की बजाय ये सीधा इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव यानी FeSO4। तो अभी तक हमने ये देखा, ये कम क्रियाशील धातुएं ठंडे तनु अम्लों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक के साथ क्लोराइड अम्ल और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट लवण। जबकि लोहा कम क्रियाशील होने के बाद इसको गर्म करने की जरूरत पड़ती है। अब बात आती है कॉपर की, मैं एक बार इस सबको मिटा देता हूं। ये लीजिए, हमने लिया कॉपर। कॉपर की टर्निंग, कॉपर टर्निंग मैंने बताया था ना, जैसे पेंसिल को छीलने के बाद जो छिलके बनते हैं टर्निंग। एक प्रणाली में हमने क्या लिया डाइल्यूट HCl, और दूसरे में हमने क्या लिया डाइल्यूट H2SO4। ठीक है,
तो जब हमने कॉपर को डाइल्यूट HCl के साथ अभिक्रिया करवाई तो रिएक्शन नहीं हुई, ये कम क्रियाशील है। कॉपर एक बहुत कम क्रियाशील धातु है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ये क्रिया नहीं करता, गर्म करने के बाद भी यह क्रिया नहीं करता। अब ये यहाँ क्या है, डाइल्यूट H2SO के साथ ये क्रिया कर लेता है, क्योंकि ये क्या है, ये बनाएगा CuSO4, ठीक है। कॉपर की भी दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, Cu पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ना, कॉपर 2 पॉजिटिव, सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर क्या है, ये H2SO4 2 नेगेटिव, यहाँ पे SO4 2 नेगेटिव है, या इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसके साथ मैच करती है, तो ये क्या लगेगा, बड़ी सहजता से इसके साथ मिल जाएगा और ये क्या बनेगा, CuSO4, और क्या निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये एक विशेष नोट है, कॉपर कम रिएक्टिव होने के कारण से हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन जब कॉपर टर्निंग को डाइल्यूट H2SO के साथ क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया तो करता है। ये क्रिया शुरू में मंद क्रिया है, और जब हम इसको गर्म कर देते हैं तो ये तेजी से क्रिया होती है और कॉपर सल्फेट बनकर के साथ क्या बनता है, सॉरी H2 हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। ये था हमारा किसके साथ, कॉपर के साथ। अगला हमने क्या लिया था, कोल यानी कोयला, कोयल यानी कोयल को हम लिखते हैं कार्बन, कोयला कार्बन का ही एक अपर रूप है कोल। जब हम इसकी किसी भी एसिड के साथ या बेस के साथ, किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि कोयला क्या है, अधातु है। तो यानी धातुएं अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाती है। अगर ये अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो क्लोराइड लवण बनाएंगी, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड है तो सल्फ्यूरिक अम्ल बनाएंगी, और नाइट्रिक एसिड है तो नाइट्रिक लवण बनाएंगे, नाइट्रेट लवण बनाएंगे, ठीक है। लेकिन एक बात सुनिए, अभी एक विशेष मैंने लिखा था, नाइट्रिक एसिड के साथ क्रियाएं कुछ अलग प्रकार से होती हैं। ये देखिए, हमने क्या लिया, ये ले लिया एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम की रिएक्शन करवाई हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ, HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ। तो ये एल्यूमिनियम क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर कितनी वैलेंसी है, Al3 पॉजिटिव, और HNO3 में NO3 पर कितनी वैलेंसी है, ये क्या है, -1, ठीक है। तो वही सिद्धांत काम करेगा, ए क्या बनेगा, इसकी वैलेंसी क्या बनेगा, एक Al के साथ 3 NO3, Al के साथ 3 NO3। NO3 तो क्या है, अपने आप में नाइट्रेट एक आयन है, NO3 क्या है, NO3-1 एक नाइट्रेट आयन है, N आयन, जिसके ऊपर 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। तो ये नाइट्रेट तो NO3 आ गया, क्योंकि इसके ऊपर 3 है तो इसको मल्टीप्लाई किया, AlNO3 एल्यूमिनियम नाइट्रेट, इसका नाम क्या आ गया, Al किसका संकेत है, एल्यूमिनियम का, तो ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, और NO3 क्या है, नाइट्रेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बन गया, ठीक है। अब ये तो इसके साथ बची हुई क्या थी, हाइड्रोजन ना, ठीक है। तो क्या निकलना चाहिए, हाइड्रोजन गैस। ऐसा नहीं होता, जब ये HNO, ये क्या है, HNO2 और O, HNO3, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन करके टूटता है तो ये कैसे बनाएगा, ये बनाएगा H2O, H2O बन गया, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रेट का ऑक्साइड, और O, यानी ये जो नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, एक से समझ लीजिए, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनाएगा, ये नाइट्रेट आयन बनाएगा, ठीक है, नाइट्रेट आयन बनाएगा, और ये निकालेगा नेसेंट ऑक्सीजन, क्योंकि HNO3 क्या है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो डिकम्पोज होने पर ऑक्सीजन छोड़ते हैं मुक्त अवस्था में, नेसेंट ऑक्सीजन बोले जाते हैं, वो ये ऑक्सीजन मुक्त अवस्था में निकलती है। तो सुनिए, ये जो नाइट्रिक एसिड के कारण से जो ये नेसेंट ऑक्सीजन निकली है, ये नेसेंट ऑक्सीजन क्या करेगी, एल्यूमिनियम में जो नाइट्रेट थे हाइड्रोजन के साथ जुड़े हुए NO3, ये NO3 कहाँ जुड़ गए, एल्यूमिनियम के साथ, बची हुई जो ऑक्सीजन होती है ना, तो नाइट्रेट एसिड के द्वारा जो नेसेंट ऑक्सीजन जो थी उसके साथ मिलकर के क्या बना देंगे, H2O। यही वो बात है नोट करने की, यही एक नोट करने की बात है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, क्लोरीन के हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ क्लोराइड आयन लवण बनेगा, और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फेट लवण बनेगा, नाइट्रिक एसिड के साथ नाइट्रेट लवण बनेगा। लेकिन यहाँ जो हाइड्रोजन गैस निकलती थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण, क्योंकि नाइट्रिक एसिड क्या है, एक
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ऑक्सीजन देगा, और जो हाइड्रोजन थी जो निकली थी गैसीय अवस्था में, उस हाइड्रोजन को जल में मतलब बदल देगा। तो यानी इस प्रकार से एक रिएक्शन इंपॉर्टेंट हो जाती है। धातुएं नाइट्रिक एसिड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती। एकमात्र धातु, मैंने बताया था अपवाद बहुत बड़ी चीज होती है, तो अपवादों को याद रखो। प्रतियोगिताओं में पूछे जाने वाले जो प्रश्न होते हैं वो ज्यादातर अपवाद होते हैं। मैग्नीशियम धातु जो है, ये मैग्नीशियम धातु नाइट्रिक एसिड के साथ विक्रिया करती है तो क्या बनाएगी, मैग्नीशियम नाइट्रेट, Mg। नाइट्रेट के ऊपर एक यूनिट चार्ज होता है, तो 2 नाइट्रेट इसके साथ जुड़ेंगे, मैग्नीशियम नाइट्रेट, और यहाँ भी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये अपवाद है अपने आप में, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जब धातुएं नाइट्रेट एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या आता है, वो नाइट्रेट का लवण बनाएंगे और साथ में जल बनाएंगे। लेकिन वह कौन सी धातु है जो इसके साथ नाइट्रेट का लवण तो बनाएंगे लेकिन हाइड्रोजन गैस छोड़ेगी, वो है एकमात्र मैग्नीशियम। तो ये थी हमारी धातुओं के साथ अभिक्रियाएं एसिड्स की। लेकिन जो अधातु होती हैं वो इसके साथ रिएक्शन नहीं करती, धातुएं अम्लों के साथ रिएक्शन करती हैं। इसीलिए कहा गया है ना कि जब हम अचार बनाते हैं तो अचार को किसी धातु के डब्बे में नहीं रखते। जैसे मान लीजिए नींबू का अचार बनाया, क्या हम उसको एल्यूमिनियम के डब्बे में रख सकते हैं, तो हमारा उत्तर होगा नहीं। हम अचार को एल्यूमिनियम के डब्बे में नहीं रख सकते, या धातु के दूसरे डब्बे में नहीं रख सकते, दूसरी धातु के डब्बे में भी, क्योंकि अचार क्या है, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करते हैं तो क्या अचार भी खराब हो जाएगा और धातु का वो बर्तन भी खराब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो अचार हैं, पिकल हैं, वो धातु के डब्बों में भरने नहीं चाहिए, डब्बा भी खराब होएगा और आपका अचार भी खराब होएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके बारे में एक प्रश्न था जो पीछे मैं बता देता हूँ आपको। धातुओं के एक अमर्जन रोड होते ना, क्योंकि अभी बताया था मैंने, कॉपर जो है वो गर्म पानी के साथ भी अभिक्रिया नहीं करता, बहुत तेज गर्म पानी के साथ भी, ठीक है, उबलते हुए पानी के साथ भी या जलवाष्प के साथ भी नहीं गिरता। तो एक प्रश्न और बनता है कि कहते हैं ना कि अमर्जन रोड जो होते हैं वो धातुओं की बनाई जाती हैं। 2 कारण है, सुनिए। ज्यादातर अमर्जन रोड जो होते हैं वो कॉपर की बनती हैं। अमर्जन रोड वो होती हैं जो जो जिसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रिकल रोड, जो पानी गर्म करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बाल्टी में लगा के। इसके अंदर क्या होता है कि पहली बात है ये कंडक्टर होती हैं। धातुओं का गुण है ऊष्मा का कंडक्ट करना, ये धातुओं के कंडक्टर होने के कारण से इनको इनकी अमर्जन रोड बनाएगी, पहला रीजन। दूसरा, कॉपर की बनाई जाती हैं क्योंकि कॉपर बहुत ज्यादा गर्म पानी के साथ भी क्रिया नहीं करता, वाष्प के साथ भी क्रिया नहीं करता, इसीलिए जो अमर्जन रोड हैं वो किसकी बनाई जाती हैं, तांबे की धातुओं की। ठीक है, धातुओं की बनाने का कारण इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा का स्थानांतरण, और कॉपर इसलिए ताकि वो जल के साथ क्रिया ना कर सके। तो अगली हम जो क्रिया करेंगे वो है हमारी क्षारों के साथ। ठीक है, अभी मैं वो बताता हूँ, वेट अ मिनट।